हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 1 जो कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है, उसमें जो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसके बारे में पढ़ेंगे। हम यहाँ पर जो क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, तो आप लोग इसे अपने घर में कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, तो मैं आप लोगों का आंसर बता दूँगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस लेसन में, इस वीडियो में हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिफाइन करेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा टाइप का रिएक्शन होता है जिसमें कि जो एक दो जो एक रिएक्टेंट होता है, यानी कि जो एक एलिमेंट होता है वो दूसरे एलिमेंट को क्या डिस्प्लेस कर देता है। ओके, यानी कि हम लोग इफ़ विल कंसाइडर, यानी कि हम लोग अगर यहाँ पर कंसाइडर करेंगे जो कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और आयरन नेल है, इन दोनों को अगर हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आयरन नेल है या फिर जो आयरन है, ये कॉपर को अपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। तो यानी कि सिंपल वर्ड से अगर हम बोलेंगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन ये बनता है कि द रिएक्शन या फिर द टाइप ऑफ रिएक्शन इन व्हिच a highly reactive substance displaces a less reactive substance from its salt solution is known as the displacement reaction. इस displacement reaction के बारे में हम लोगों ने क्लास 8th में पढ़ा था हमारे स्कूल में। अगर आपका कोई रेफरेंस बुक हो 8th क्लास का, आप लोग इसे रेफ़र कर सकते हैं। चलिए फिर से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो एक्टिविटी 1.9 है, तो इसे हम पढ़ लेते हैं। टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को 3 आयरन नेल लेना है। 3 आयरन नेल्स हमको लेना है। यहाँ पर 2 दिए गए हैं और एक है जो सेपरेटेड रखा गया है उसको कंपेयर करने के लिए, तो मैं आपको आगे बता दूंगा। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स मैच ए एंड बी। हम लोगों को अभी क्या करना है, अभी हम लोगों को 2 टेस्ट ट्यूब्स लेना है। हम लोगों को अभी 2 टेस्ट ट्यूब्स लेना है। एक को मार्क करना है ए और दूसरे को मार्क करना है बी। हम लोग 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे। हम किसी भी टेस्ट ट्यूब पर ले सकते हैं। यहाँ पर टेस्ट ट्यूब बी दिया गया है, तो हम लोग किसी भी टेस्ट ट्यूब पर ले सकते हैं। जो यहाँ पर दिया गया है जो in each test tube take about 10 ml of copper sulfate। तो हम लोगों को 2 टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेना है। पर यहाँ पर बताया गया है कि देन टाई 2 आयरन नेल्स विथ अ थ्रेड एंड इमर्स केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब बी। तो यहाँ पर हम लोग टेस्ट ट्यूब ए पर भी ले सकते हैं। टेस्ट ट्यूब बी फॉर अबाउट 20 मिनट्स। हम लोगों को अब क्या करना है, 2 आयरन नेल्स को एक टेस्ट ट्यूब में डिप करके रखना है, यानी कि डुबा करके रखना है, और उसको एक थ्रेड के ज़रिए से बांध देना है, या फिर हम स्टैंड से बांध सकते हैं, या फिर और कोई हेल्प और कोई सपोर्ट से बांध सकते हैं। ओके, इसको टाई कर लेंगे। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको 20 मिनट के लिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में छोड़ देंगे। ओके, उसके बाद कीप 1 आयरन नेल असाइड फॉर कंपैरिजन। मैंने जैसे यहाँ पर बता रखा था कि हम लोगों को 3 आयरन नेल लेना है, पर हम लोग 2 लेंगे और एक को सेपरेटेड रखेंगे कंपैरिजन के लिए। यही बात यहाँ पर बताया गया है। देन after 20 minutes take out the iron nails from the copper sulfate solution। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, जो आयरन नेल है, आयरन नेल को हम लोगों को 20 मिनट के बाद इस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से निकालना है। ओके, देन कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। हम लोगों को अभी क्या करना है, ये जो दो टेस्ट ट्यूब्स हमने लिए थे, यानी कि जो टेस्ट ट्यूब ए था और जो टेस्ट ट्यूब बी था, हम लोगों ने एक ही टेस्ट ट्यूब में एक्सपेरिमेंट किया होगा, और दूसरा जो होगा वो ऐसा होगा, और जो आयरन नेल होगा वो भी सेपरेटेड होगा। जो रेस्ट टेस्ट ट्यूब होगा जो कि वैसा ही होगा, कुछ डिस्टर्बेंस उसमें क्रिएट नहीं किया हुआ होगा, यानी कि उसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ होगा, तो उसको हम टेस्ट ट्यूब जो बी यहाँ पर दिया गया है उससे कंपेयर करेंगे। यानी कि मैं सिंपल सेंटेंस में अगर बताऊँ तो हम लोगों को 3 आयरन नेल को लेना है
और उसके बाद 2 आयरन नेल को हमको एक टेस्ट ट्यूब पर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल के उसे डुबा कर रखना है। एक थ्रेड के ज़रिए से हम लोगों को जो आयरन नेल है उसको टाई करके रखना है। उसके बाद हम लोग एक जो आयरन नेल है उसको सेपरेट रख देंगे कंपैरिजन के लिए। उसके बाद और एक जो टेस्ट ट्यूब में भी हम लोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालेंगे, उसको सेपरेटेड रखेंगे। उसके बाद 20 मिनट के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो आयरन नेल को हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डुबाया होगा उसको बाहर निकालेंगे, यानी कि आयरन को बाहर निकालेंगे और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को हम रखेंगे एक जगह पर, एक स्टैंड पर रखेंगे। सो उसके बाद हम लोग जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यानी कि जो टेस्ट ट्यूब पर एक्सपेरिमेंट हुआ था उस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को और पहले से जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमने रखा था अनडिस्टर्ब रखा था उसको लाएंगे और उन दोनों को कंपेयर करेंगे। हम लोग यहाँ पर जो देखेंगे, यहाँ पर ये बताया गया है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला से जो टेस्ट ट्यूब था उसमें जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था वो सही सलामत है, उसका कोई कलर चेंज नहीं हुआ है। पर यहाँ पर जो टेस्ट ट्यूब है उसमें जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था उसमें कई ज़्यादा कलर चेंजेस हुए हैं, यानी कि इसका जो कलर है वो फेड हो गया है। ओके, यहाँ पर आप आयरन नेल के साथ भी देख सकते हैं कि आयरन नेल जो पहला वाला था यानी कि जो सेपरेटेड रखा हुआ था कंपैरिजन के लिए, वो इसका जो कलर है वो ये कैसा दिख रहा है। ये जो सेपरेटेड आयरन नेल था इसका कलर कैसा है, और ये जो आयरन नेल था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डुबा कर रखा गया था उसका कलर कैसे चेंज हो गया है। ओके, सो आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो हम लोगों ने इस आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से बाहर निकाला था तो उसका कलर जो था वो चेंज हो गया। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि कंपेयर द इंटेंसिटी एंड ऑफ द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब एंड बी। सो हम लोगों को यहाँ पर टेस्ट ट्यूब बोथ दो टेस्ट ट्यूब्स में उसको जो कलर है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का उसको टेस्ट करना है। उसके बाद ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ द आयरन नेल्स डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विथ वन केप्ट असाइड। सो हमको आयरन नेल को भी कंपेयर करना है जो कि आयरन नेल के साथ जो कि डुबा के रखा गया था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। ओके, सो हम फिर से आगे चलते हैं। यहाँ पर जो फिगर दिया गया है उसी के बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि जो ये एक टेस्ट ट्यूब है, ये एक टेस्ट ट्यूब है और ये जो है आयरन नेल है और इसको हम लोगों ने थ्रेड से जो टाई करके इसे रखा है। ओके, सो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोगों ने इसे थ्रेड से टाई करके रखा है। तो ये जो है थ्रेड से टाई करके रखा गया है और ये जो टेस्ट ट्यूब है और इसमें आयरन नेल है ये, और ये जो स्टैंड है टेस्ट ट्यूब को होल्ड करने के लिए। ओके, सो यहाँ पर ये बताया गया कि आयरन नेल डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जो आयरन नेल था वो कैसे डीप हुआ है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। ओके, सो फिर से यहाँ पर वही चीज़ बताया गया है कि जो आयरन नेल्स एंड द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कंपेयर्ड बिफोर एंड आफ्टर एक्सपेरिमेंट। ओके, सो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट के पहले से वो आयरन नेल था और जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था उसको एक्सपेरिमेंट के बाद जो रिजल्ट आया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का और जो आयरन नेल का जो कलर चेंज हुआ उनमें जो कलर चेंज हुआ उसके जो दोनों को कंपेयर किए हम लोगों ने, तो हम लोगों ने क्या रिजल्ट पाया यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर फिर से यहाँ पर बताया गया है कि व्हाई डज द आयरन नेल बिकम्स ब्राउनिश इन कलर एंड ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स। तो यहाँ पर क्या हुआ है एक्चुअली, यहाँ पर आप इक्वेशन से आप लोग समझ सकते हैं कि क्या हुआ है। सो यहाँ पर जो बताया गया है कि जो आयरन है Fe और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है CuSO4 है, और यहाँ पर जो आयरन सल्फेट सॉल्यूशन है FeSO4 है और जो कॉपर है। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ है, एक्चुअली यहाँ पर ये चीज़ हुआ है कि जो आयरन था और जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, यहाँ पर दरअसल आयरन ने क्या किया, आयरन ने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। ओके, तो यहाँ पर इसलिए आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बन गया और कॉपर सेपरेटेड हो गया। सो यहाँ पर वही चीज़ हुआ है। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज़ डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। मैंने आप लोगों को जैसे पता रखा था वही हुआ कि आयरन जो था उसने कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया। ओके, सो दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो आप अभी कंक्लूड कर सकते हैं, जान पाएंगे कि जान चुके होंगे कि यहाँ पर जो कॉपर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था वो कैसा हुआ था और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। ओके, सो मैं फिर से बता देता हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन क्या है। The reaction or the type of reaction in which a highly reactive element or metal or substance displaces a less reactive element, metal or substance। यानी कि हम लोग अगर सिंपल भाषा में बोलेंगे ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये होता है कि जिस रिएक्शन में एक ज़्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस एक कम रिएक्टिव सब्सटेंस को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर दे, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं।
ओके, सो फिर से हम आगे चलते हैं। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज़ डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड आयरन। ओके, या ये गया, सॉरी सो मैंने फिर से इसे रिपीट कर दिया। सो अदर एग्जांपल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर, तो यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स दिए गए हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में। सो मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे एनसीईआरटी बुक में साइंस में जितने भी एग्जांपल्स और जितने भी क्वेश्चंस है उसको आप लोग ध्यान से पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी बुक से ही एग्ज़ाम पर क्वेश्चन आता है। सो यहाँ पर जो एग्ज़ाम्पल जो दिया गया है, यानी कि जो इक्वेशन है इसे हम लोग फिर से जो पढ़ लेते हैं। ओके, सो इसे हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या बताया गया है। यहाँ पर ये चीज़ बताया गया है कि जो जिंक होता है, जो कि यानी कि Zn होता है, और जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होता है, ये जो चीज़ होते हैं, यहाँ पर क्या हुआ कि जो जिंक होता है और जो लीड होता है, ये दोनों ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। जो ये दोनों ही ज़्यादा रिएक्टिव हैं कॉपर से। सो यहाँ पर क्या हुआ कि ज़्यादा रिएक्टिव होने के बाद इसने जो यहाँ पर जो जिंक था उसने पहले इस रिएक्शन में यहाँ पर जो जिंक था उसने क्या किया, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। सो यहाँ पर जिंक सल्फेट सोल्यूशन बन गया और ये कॉपर डिस्प्लेस होकर अलग हो गया। ओके, यहाँ पर भी वही चीज़ हुआ है कि लीड ने कॉपर को अपने कॉपर क्लोराइड सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया। ओके, सो यहाँ पर लीड क्लोराइड हो गया और कॉपर डिस्प्लेस होकर बाहर आ गया। ओके, सो यहाँ पर ये चीज़ बताया गया है सेंटेंस में कि जिंक एंड लीड आर मोर रिएक्टिव दैन कॉपर। ओके, जिंक एंड लीड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स दैन कॉपर। सो ये जो जिंक एंड लीड होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कॉपर से। सो ये बात मैंने बताया था आप लोगों को। सो दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स। सो इसीलिए ही उन्होंने क्या किया कि ये जो जिंक और लीड थे उन्होंने अपने उन्होंने कॉपर को उनके सॉल्यूशन से, यानी कि जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था और कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन था, यानी कि जो उनके जो कंपाउंड फॉर्म थे उससे डिस्प्लेस कर दिया। ओके, सो आप लोग इसे समझ चुके होंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या था। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, पर्सनली रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग घर में इसे पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन है, जितने एग्जाम्पल्स है, जितने रिएक्शन है और जितने भी क्वेश्चन है उसी से क्वेश्चन आता है, घुमा फिरा के पका दे आता है एग्ज़ाम पर, ऐसा ही क्वेश्चन आता है। सो आप लोग इसे घर में अच्छे से पढ़िए। तो इस बार क्या होगा पता नहीं, कोरोना का जो सिचुएशन है वो कैसा रहेगा। ओके, सो फिर से हम आगे चलते हैं। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होता है? तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक टाइप का जो रिएक्शन होता है जिसमें कि आयन के एक्सचेंज होते हैं। ओके, सो आप लोग इसे अभी समझ जाएंगे, देखने पर आप लोग जान सकते हैं। मैं पहले आप लोगों के इक्वेशन जो है यहाँ पर मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा डेफिनेशन और जो यहाँ पर एक्टिविटी दिया गया है। ओके, सो यहाँ पर जो है सोडियम सल्फेट है Na2SO4 है, और यहाँ पर जो बैरियम क्लोराइड BaCl2 हो BaCl2 है, और BaSO4 जो कि बैरियम सल्फेट है, और यहाँ पर जो NaCl है। ओके, सो ये जो चीज़ें हैं सब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि क्या हुआ है। यहाँ पर जो सोडियम था, ओके, इस सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन में कलर चेंज करना पड़ेगा भाई। सो यहाँ पर जो सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन में जो सोडियम था, तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसने यहाँ पर जो बैरियम क्लोराइड सॉल्यूशन पर जो बैरियम था, ओके, यहाँ पर एक्सचेंज हो गए। क्या हुआ कि जो सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन से सोडियम आकर क्लोरीन के साथ मिक्स हो गया। सो यहाँ पर NaCl बन गया। ओके, कंबाइन होने के फल से, यानी कि कंबाइन होने पर ये जो सोडियम था क्लोरीन के साथ कंबाइन होने पर NaCl बन गया। ओके, सो यहाँ पर जो सल्फेट था, यानी कि बैरियम जो था वो सल्फेट के साथ कंबाइन हो गया। सो इसीलिए हो गया यहाँ पर बैरियम सल्फेट। आप लोग इसे अभी समझ सकते हैं, समझ गए होंगे कि ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। यानी कि मैं अगर सिंपल सेंटेंस में बोलूँ कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक टाइप का रिएक्शन होता है जिसमें कि आयन्स एक्सचेंज होते हैं, यानी कि जो दोनों सब्सटेंसेस होते हैं, यानी कि जो दोनों रिएक्शंस होते हैं, जो रिएक्टेंट होते हैं, दोनों रिएक्टेंट होते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि दोनों जो सब्सटेंसेस होते हैं। ओके, यानी और आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि दोनों सॉल्ट सॉल्यूशन के जो होते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन होता है उसमें एक्सचेंज ऑफ आयन्स होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया था, सोडियम
सल्फेट सोल्यूशन से और बैरियम क्लोराइड सोल्यूशन से सोडियम और क्लोरीन का कॉम्बिनेशन बन गया और बैरियम और सल्फेट का कॉम्बिनेशन बन गया। ऐसा ही होता है जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। ओके, सो डेफिनेशन में बता दें। सो इसका डेफिनेशन ऐसा बनेगा कि double displacement reaction is a type of reaction in which there is a exchange of ions between the reactants, और आप ऐसे भी बोल सकते हैं between there is a exchange of ions between the substances or the solutions. Okay, so there is a formation of, ये मैं बोल रहा हूँ कि so there is a formation of new substances. Okay, यानी कि डेफिनेशन ये बना है कि the type of reaction in which there is a exchange of ions in known as a double displacement reaction. इसमें आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बहुत कमेंट कर सकते हैं कि जो टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच देयर इज अ exchange of ions between the substances is known as a double displacement reaction. Okay, so यहाँ पर double displacement reaction में एक एक्टिविटी दिया गया है, तो एक्टिविटी को हम लोग पढ़ लेते हैं. ओके, सो इस एक्टिविटी में ये बताया गया है कि टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब. सो हम लोगों को सोडियम सल्फेट सोल्यूशन लेना है जो कि Na2SO4 है. ओके, सो Na2SO4 है जो कि सोडियम सल्फेट सोल्यूशन है. उसके बाद इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बैरियम सल्फेट बैरियम क्लोराइड सोल्यूशन. सो इस टेस्ट ट्यूब में हम लोगों को बैरियम क्लोराइड सोल्यूशन लेना है जो कि BaCl2 है. ओके, यहाँ पर भी बताया गया है कि BaCl2 है. सो बैरियम क्लोराइड सोल्यूशन लेना है. देन आपको क्या करना है, देन ये दोनों सॉल्यूशंस को आप लोगों को मिक्स कर देना है. सो ये दोनों सॉल्यूशन को आप लोगों को मिक्स करना है. ओके, देन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोग क्या देखेंगे. यहाँ पर बताया गया है कि आप लोग क्या देखेंगे. तो आप लोग क्या देखेंगे, तो यहाँ पर जो सोल्यूशन यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है, तो आप लोग यही देख पाएंगे कि ये जो चीज़ बने हैं यही आएंगे आउटपुट होकर. ओके, सो ये जो चीज़ें ये प्रोडक्ट्स होंगे और आप लोग इन्हीं चीज़ों को देखेंगे. ओके, सो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं. ओके, देन व्हाट कजेस दिस. सो इस रिएक्शन में ये टाइप का जो चीज़ होना, यानी कि ये टाइप का रिएक्शन का फॉर्मेशन क्यों होता है. व्हाट कजेस दिस. The white precipitate of barium sulfate is formed by the reaction of SO, okay, and Ba. Okay, ये जो है SO and Ba यानी कि बैरियम है और सल्फर शायद SO. तो SO जो है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया कि सल्फर ऑक्साइड. ओके, एंड Ba बैरियम. तो यहाँ पर है कि जो the other product formed is sodium chloride which remains in the solution. Such reactions in which there is an exchange of ions between the reactant is called double displacement reaction. तो मैंने आप लोगों को जैसे बता रखा था, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन बनता है कि the reactions in which there is an exchange of ions between the reactants are called as the double displacement reactions. Okay, so हम फिर से आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पर एक दिया गया एक्टिविटी, रिकॉल एक्टिविटी 1.2. तो आप लोग इसे घर में कर सकते हैं. सो इसे ज़रूर कीजिए, इम्पोर्टेंट है. सो अब हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे. सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है. सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन बहुत ही एक अच्छा नहीं बोल सकते हैं कि हमेशा ये बुरा नहीं होता कि हमेशा भी अच्छा नहीं होता. क्योंकि मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि मान लेंगे कि जो रोस्टिंग होता है, ओके, रोस्टिंग ही होता है जो होता है ये ऑक्सीडेशन के वजह से ही होता है. ओके, सो जो रोस्टिंग होता है ऑक्सीडेशन के वजह से होता है, और जो स्पॉइलिंग ऑफ फूड भी होता है ऑक्सीडेशन के वजह से होता है. तो हमारे डेली लाइफ पर ऑक्सीडेशन का बहुत कुछ रोल होता है, जैसे कि रोस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, या फिर जो स्पॉइलिंग ऑफ फूड्स हो गए. यानी कि जो फूड अगर हम 2-3 दिन रख देंगे, यानी कि जो ऑयली फूड्स होते हैं, तो इस पर जो आ जाएंगे, जो स्पॉइल आ जाएगा, स्पॉइल में फूड में जो फॉल स्मेल आएगा और टेस्ट उसका जो होगा, टेस्ट ऑर्डर होगा, वो बिगड़ जाएगा. ओके, सो यहाँ पर ऐसा ही बताया गया है जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है. ओके, सो मैं बता देता हूँ पहले से. इसका जो डेफिनेशन है, इसका जो कंसेप्ट होता है, ये डेफिनेशन इसका कंसेप्ट में ही इसका डेफिनेशन है. ओके, सो ये जो होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है. ओके, सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, पहले ऑक्सीडेशन के बात करेंगे. अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है कि
जो रिएक्शन में गेन ऑफ यानी कि गेन ऑफ ऑक्सीजन, ओके ओके, सो गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन गेन होता है, और उसके साथ साथ अगर और ओके, सो द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच देयर इज अ गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑन द अदर हैंड इसका ऑपोजिट होगा रिडक्शन रिएक्शन। सो रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच देयर इज अ लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, सो मैंने जैसे बताया था कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन का गेन होता है, हाइड्रोजन लॉस होता है, पर रिडक्शन रिएक्शन में हाइड्रोजन गेन होता है, ऑक्सीजन लॉस होता है। तो ये अपोजिट है। तो आप लोग अगर एक को याद रख लोगे तो दूसरा वाला हो जाएगा। ओके, सो ये जो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पर जैसे एक एक्टिविटी दिया गया है हमारे बुक में, तो एक्टिविटी हीट ए चाइना डिश कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ कपर पाउडर। सो हम लोग कपर का जो पाउडर है इसको लेंगे और हीट कर लेंगे एक चाइना डिश पर, उसको रख कर। ओके, देन व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हम लोग क्या देखेंगे, तो हम लोग जो देखेंगे अभी हम देखने वाले हैं। ओके, सो हम लोग क्या देखेंगे, तो यहाँ पर है चाइना डिश कंटेनिंग कपर पाउडर। सो एक चाइना डिश में कपर पाउडर है। ओके, तो ये वायर गाज है जिस पे एक स्टैंड की तरह होता है, जिस पे कि रख कर हम लोग जो बर्नर को लगाते हैं। ओके, सो ये बर्नर है और ये स्टैंड है। ओके, ट्राइपॉड स्टैंड है। ओके, यहाँ पर ये है कि ऑक्सीडेशन ऑफ कपर टू कपर ऑक्साइड। तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे जो ऑक्सीजन सॉरी जो कपर होता है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा कपर ऑक्साइड को। ओके, सो हीटिंग करने पर ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा कपर ऑक्साइड को। ओके, देन तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स है बुक पर, तो ये है कि द सरफेस ऑफ कपर पाउडर बिकम्स कोटेड विथ ब्लैक कपर टुआई ऑक्साइड। सो यहाँ पर जो सरफेस होता है कपर का, ओके, तो यहाँ पर जो सरफेस होता है कपर का, पहला जो सरफेस था हीटिंग करने के बाद इसका जो कपर का जो सरफेस होता है ये कोटेड हो गया ब्लैक, ओके, तो ब्लैक कपर के साथ, ब्लैक कपर 2i ऑक्साइड के साथ। इसको आप याद रखिए, ये चीज़ जो है इम्पोर्टेंट है। तो सरफेस ऑफ कपर पाउडर बिकम्स कोटेड विथ ब्लैक कपर ऑक्साइड। ओके, तो ब्लैक कपर ऑक्साइड को आप लोगों को याद रखना होगा। वाई वॉज दिस सब्सटेंस फॉर्म, तो ये जो सब्सटेंस था ये क्यों फॉर्म हुआ। ओके, दिस इज़ बिकॉज ऑफ, इसका आंसर यहाँ पर है। ओके, तो ये पर यहाँ पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप जो केस स्टडी वाले क्वेश्चन पर आ सकता है। तो हाई वॉज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म, ये जो ब्लैक सब्सटेंस था ये क्यों फॉर्म हो गया, तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। यहाँ पर ये हुआ कि जो ऑक्सीजन था ये ऐड हो गया कॉपर के साथ, सो ये कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो गया। ओके, सो यहाँ पर ये इक्वेशन दिया गया है। मैंने जैसे बोला था कहीं कोई भी क्वेश्चन को आप लोगों को लीव नहीं करना है, डोंट लीव एनी टाइप ऑफ इक्वेशन इन द बुक। ओके, चाहे वो बायोलॉजी का हो, फिजिक्स का हो और केमिस्ट्री का हो। केमिस्ट्री और फिजिक्स का तो मस्ट है कि आपको सबको करना होगा। ओके, सो यहाँ पर जो इक्वेशन है कॉपर CO+O2। ओके, अगर हम कॉपर को हीट करेंगे यानी कि हीट करेंगे तो ये ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। तो यहाँ पर यह दिया गया है कि इफ़ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड थ्रू दिस हीटेड मटेरियल दैट इज CO, यानी कि जो हाइड्रोजन अगर हम पास करेंगे तो हाइड्रोजन फिर से गेन हो जाएगा। ओके, तो द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस थ्रू द black coating on the surface turns brown as the reverse reaction takes place and copper is obtained। तो मैंने जैसा बताया अगर हम इस पर दोबारा हाइड्रोजन को पास करेंगे तो यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा, यानी कि जो पहला जो था उस स्टेज को आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले ऑक्सीडेशन हो गया था इस रिएक्शन पर। फिर से अगर हम हाइड्रोजन को पास करेंगे तो फिर से रिडक्शन हो जाएगा। ओके, यानी कि ये जो इक्वेशन है यानी कि जो रिएक्शन है ये रिवर्स हो जाएगा, तो ये जो ऑक्सीडेशन का जो मामला है ये हट जाएगा। ओके, सो यहाँ पर जो नॉर्मल स्टेज को चलाएगा जो कॉपर था। ओके, एंड द रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन्ड, तो यहाँ पर फिर से कॉपर आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर से दिया गया है कि कॉपर ऑक्साइड में अगर हम हाइड्रोजन को पास करेंगे कॉपर ऑक्साइड पर तो क्या होगा। अगर हम कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन को पास करेंगे तो यहाँ पर वही क्वेश्चन बताया गया है कि अगर हम पास करेंगे तो ये जो कॉपर है, ओके, और जो यहाँ पर क्या होगा कि जो कॉपर है वो अलग हो जाएगा और इसके साथ साथ वाटर आ जाएगा।
ओके। सो यहाँ पर जैसे बताया गया था कि अगर हम कॉपर के साथ कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन पास करेंगे तो कॉपर फिर से आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन में भी वही बात बोला गया है कि कॉपर ऑक्साइड पर अगर हम हाइड्रोजन डालेंगे तो अगर हम हाइड्रोजन डालकर हीट करेंगे तो फिर से कॉपर आ जाएगा और वाटर भी आ जाएगा, H2O जो है वो फिर से आ जाएगा। तो इफ सब्सटेंस, जैसे कि मैंने बता रखा था, इसका डेफिनेशन कंसेप्ट के ऊपर है। ओके। सो इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, सो अगर एक सब्सटेंस क्या करता है कि ऑक्सीजन को गेन करता है रिएक्शन के समय पर, सो इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज। इफ अ सब्सटेंस लॉसेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी रिड्यूस। तो इसका रिवर्स हुआ, अगर गेन होगा ऑक्सीजन तो ऑक्सीडेशन होगा, अगर लूज होगा ऑक्सीजन तो रिडक्शन होगा। ओके। सो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द कॉपर 2i ऑक्साइड, ओके, इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड इज बिंग रिड्यूस्ड। सो यहाँ पर क्या हुआ कि जो कॉपर 2i ऑक्साइड था, यानी कि जो कॉपर ऑक्साइड था, उस वहाँ पर ऑक्सीजन का लॉस हुआ। सो इसीलिए ही ये रिड्यूस हो गया। ओके। सो हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हाइड्रोजन जब हम पास करेंगे फिर से नॉर्मल स्टेज को आ जाएगा। तो यहाँ पर जो सॉरी तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गलत बोल दिया कि जो ये है कि यहाँ पर जो इक्वेशन जो है यहाँ पर जो बताया गया है, यहाँ पर ये बताया गया है कि ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, यानी कि 1.29 द कॉपर डाइऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड इज बिंग रिड्यूस्ड। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो कॉपर डाइऑक्साइड था ये ऑक्सीजन को लूज़ कर गया और ये कॉपर बन गया। ओके। तो इसीलिए ही कॉपर बन गया और जो ऑक्सीजन रेस्ट हो गया था वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर फॉर्म हो गया। ओके। सो हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। ओके। सो इन अदर वर्ड्स, वन रिएक्टेंट gets oxidized while the other gets reduced during a reaction. Such reactions are called oxidation, reduction reaction और redox reaction. यहाँ पर और एक बात है, एनसीईआरटी बुक है तो थोड़ा सा छोटा करके सिंपल करके यहाँ पर बताया गया है कि तो यहाँ पर और एक चीज़ होता है। वो चीज़ क्या होता है कि कभी कभी कोई रिएक्शन पर सिर्फ ऑक्सीडेशन होता है, कभी कभी कोई रिएक्शन पर सिर्फ रिडक्शन होता है। पर फिर से वहीं पर कोई रिएक्शन, कभी कभी किसी रिएक्शन पर ऐसा होता है कि दोनों आ जाते हैं, यानी कि रिडक्शन भी हो जाता है, ऑक्सीडेशन भी हो जाता है। यानी कि ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों जहाँ पर रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तो उस रिएक्शन को रिडक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो यानी कि सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोलेंगे तो द टाइप ऑफ रिएक्शन in which there is the both reduction and oxidation, so that type of reaction is known as redox reaction. So यहाँ पर redox reaction इसे बोलते हैं। so यहाँ पर एक एग्जाम्पल वही दिया गया है कि जो था वो जो एग्जाम्पल इक्वेशन 1.29 पर था उसी को यहाँ पर बताया गया है कि जो जैसा कि था कॉपर ऑक्साइड था और हाइड्रोजन था, उसको हीट करने पर जो कॉपर अलग हो गया और वाटर भी अलग हो गया। सो यहाँ पर वही बताया गया है कि जो कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर है और जो हाइड्रोजन है, अगर हम इसे हीट करेंगे तो यहाँ पर कॉपर अलग हो जाएगा और वाटर फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, आप लोग ध्यान से देखिए कि यहाँ पर से कॉपर ऑक्साइड जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है कॉपर को। ओके। यहाँ और यहाँ पर जो हाइड्रोजन होता है वो ये गेन करता है ऑक्सीजन और यहाँ पर वाटर फॉर्मेशन हो जाता है। तो यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, सिंपल वर्ड्स में बोलेंगे तो यहाँ पर रिडक्शन हो गया, पर यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया। तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोगों ने रिडक्स रिएक्शन बोल दिया है। ओके। सो ये रिडक्स रिएक्शन होता है। सो देन यहाँ पर आता है और एक वैसा ही होता है। तो यहाँ पर ZnO प्लस कार्बन, यानी कि जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन होता है, तो जिंक अलग हो जाएगा तो कार्बन ये CO हो जाएगा। ओके। यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। ओके। सो यहाँ पर वही चीज़ होता है कि जो जिंक ऑक्साइड होता है वो रिड्यूस हो जाता है जिंक को, और जो कार्बन होता है ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड को। ओके। सो वही चीज़ यहाँ पर दो रिएक्शंस एक साथ हैं, तो यहाँ पर ये जो होता है ये रिडॉक्स रिएक्शन बनता है। तो ये यहाँ पर भी वही होता है कि जो MnO2 होता है और HCl होता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो यहाँ पर
मीथेन ऑक्साइड और जो मीथेन यहाँ पर क्या होता है कि मीथेन जो होता है, सॉरी मीथेन नहीं, मैंने गलत बोल दिया। तो यहाँ पर मीथेन नहीं है, तो यहाँ पर जो MnO2 है, ओके। सो यानी कि ये जो MnO2 है ये मैंगनीज ऑक्साइड है। सो मैंने मैंने एक्सट्रीमली सॉरी, तो मैंने पहले बार बोल दिया था कि मीथेन है। सो आप लोग ऐसा मत कीजिए, तो मैंने गलती से बोल दिया था कि ये मीथेन है, ओके। सो यहाँ पर जो है ये मैंगनीज ऑक्साइड है, और ये जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से सेल के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर मैंगनीज क्लोराइड हो जाता है, और यहाँ पर वाटर भी आ जाता है और क्लोरीन भी आ जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो मैंगनीज ऑक्साइड है MnO2 है, यहाँ पर वो क्या करता है कि यहाँ पर पहला जो होता है यहाँ पर रिडक्शन हो जाता है, तो यहाँ पर रिडक्शन हो जाता है। सो इस रिएक्शन पे यहाँ पर रिडक्शन बनता है, तो यहाँ पर रिडक्शन होता है, और यहाँ पर जो HCl होता है वो भी पहला से जो रिएक्ट करके यहाँ पर जो क्लोरीन होता है, हाइड्रोजन यहाँ पर से लॉस हो जाता है, यानी कि यहाँ पर फिर से ऑक्सीडेशन आ गया। तो यहाँ पर ऐसा ही ये भी एक टाइप का रिडॉक्स रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर बताया गया है सम अदर एग्जांपल्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, ओके। तो यहाँ पर फिर से हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स है, ओके। सो यहाँ पर इस स्टेटमेंट में ये बताया गया है कि इन रिएक्शन 1.31 कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ZnO इज रिड्यूस टू Zn, ओके। सो यहाँ पर क्या हुआ कि इस रिएक्शन पर जो था, यहाँ पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड था, कार्बन जो था वो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, और ZnO जो था यानी कि जिंक ऑक्साइड था वो Zn हो गया, जैसे कि मैंने बताया था रिड्यूस हो गया। पर यहाँ पर जो इक्वेशन रिएक्शन है, इन रिएक्शन 1.32 HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। तो मैंने जैसे बोला था यहाँ पर जो HCl होता है वो ऑक्सीडाइज हो गया Cl2 को, ओके। तो यहाँ पर फिर से ये बताया गया कि व्हेयरएज MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2, तो यहाँ पर MnO2 जो होता है ये MnCl2 को रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ होता है यानी कि जो ऑक्सीडेशन यहाँ पर रिडक्शन हो जाता है, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर दो चीज़ मिलकर हैं, तो यहाँ पर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो चीज़ होता है, जो रिएक्शन है, कि ये रिडॉक्स रिएक्शन बन गया, ओके। सो यहाँ पर फिर से हम आगे चलते हैं, तो फिर से क्या दिया गया है, फ्रॉम द above examples we can say that if a substance gains oxygen or loses hydrogen during a reaction it is oxidized। तो हम यहाँ पर से कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर एक सब्सटेंस होता है वो ऑक्सीजन गेन करे या फिर जो हाइड्रोजन को लूज़ करे, अगर एक जो सब्सटेंस होता है, फिर से बोल देता हूँ, अगर एक जो सब्सटेंस होता है अगर वो हाइड्रोजन को लॉस करे या फिर जो ऑक्सीजन होता है उसको गेन करे, तो ये रिएक्शन, ओके। तो यहाँ पर एक रिएक्शन होता है जिसको कि हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पर इफ सब्सटेंस लॉसेस ऑक्सीजन और गेन्स हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इज कॉल्ड रिड्यूस। तो यहाँ पर जिस रिएक्शन पर ऑक्सीजन का लॉस होता है और हाइड्रोजन का गेन होता है उसे हम रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। तो अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन मिलकर रहेंगे तो ये रिडॉक्स रिएक्शन बनेंगे, ओके। सो यहाँ पर फिर से यहाँ पर दिया गया रिकॉल दिस एक्टिविटी एंड डू इट, ओके। सो आपको ये करना है और मुझे कमेंट में बताइए अगर आपको कोई डाउट हो, ओके। सो देन हम फिर से चलते हैं, ये लास्ट वाला है, ओके। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, ओके। सो यहाँ पर बताया गया है कि हमारे जो डेली लाइफ का जो ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है उसके बारे में बताया गया है। एवरीडे लाइफ का जो है यहाँ पर हेडिंग भी है ये जो है, तो हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन डेली लाइफ। तो हमारे डेली लाइफ ऑक्सीडेशन का जो इफ़ेक्ट होता है उसका यहाँ पर कुछ दिया गया है कुछ स्टेटमेंट से, तो इसे हम पढ़ लेते हैं, ओके। सो हम पढ़ कर क्या जानेंगे, सो चलिए सुनते हैं और जानते हैं, ओके। देन कोरोजन, तो यहाँ पर कोरोजन का बात आया है कि जो आयरन्स में होता है आयरन आर्टिकल्स। सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू। तो जब आयरन आर्टिकल्स होते हैं अगर वो जब नए होते हैं यानी कि जो न्यू होते हैं जब तब वो बहुत ही शाइन करते हैं, बट पुराने होने पर गेट कोटेड विथ रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। अगर हम वो जो आयरन आर्टिकल्स को अगर हम ऐसे छोड़ देंगे कुछ देर के लिए बाहर छोड़ देंगे तो
वो एक रेडिश लेयर उस पर आ जाता है और रेडिश ब्राउन दिखने लगता है वो जो आयरन होता है। ओके, दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रोस्टिंग ऑफ आयरन। तो इस चीज़ को हम लोगों ने 7th क्लास में पढ़ा था कि रोस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है। ओके, सो रोस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में हम लोगों ने इसका जर्नी जो होता है रोस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में हम लोगों ने 7 का इसको जो जर्नी था उसको शुरू किया था हम लोगों ने। तो इसको आप रिकॉल कर सकते हैं, 8th में भी पढ़ते हैं, 9th में भी पढ़ते हैं। रोस्टिंग के बारे में किसको नहीं पता। ओके, सो रोस्टिंग बहुत ही सिंपल चीज़ होता है और हम लोगों का जो डेली लाइफ में होता है, आप लोगों के जो घर में जो ग्रिल्स होंगे, आयरन के जो आयरन बार्स होंगे या फिर जो ग्रिल्स होंगे, आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं कि आयरन गेट्स में भी जो रस्टिंग थोड़ा थोड़ा कभी कभी कहाँ पर हो गया होगा, अगर जो कलर होगा उस पर जो वो फेड हो गया होगा। ओके, सो देन सम अदर मेटल्स ऑल्सो गेट टार्निश्ड इन दिस मैनर। सो और कुछ भी मेटल्स होते हैं जो कि मॉइस्चर और एटमॉस्फेयर के कंटैक्ट पे आने पर ऑक्सीडेशन होकर उनमें खराबी आ जाता है। ओके, सो हैव यू नोटिस्ड द कलर ऑफ कोटिंग फॉर्म्ड ऑन सिल्वर, कॉपर और सिल्वर। तो आप लोगों ने कभी ऐसा देखा है कि जो कॉपर और सिल्वर पर जो कोटिंग होता है ऑक्सीडेशन के लिए, ऑक्सीडेशन के वजह से वो कैसे होता है। सो व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर हो गया या फिर एसिड्स हो गया और कुछ और भी हो गए ETC। ओके, सो देन इट इज़ सेड टू बी कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। तो या आप लोग इस चीज़ को याद रखिए। तो मैं इसे रेड पेन यानी कि जो रेड से मार्क कर देता हूँ। तो मैं फिर से भी बोल देता हूँ। तो व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज जो मॉइस्चर हो गया, फिर एसिड हो गया है, फिर और कुछ चीज़ वैसे ही हो गए, तो इट इज़ सेड टू कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। तो इसी प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं। तो उसके बाद आता है द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। तो इस पर भी आपको क्वेश्चन आएगा कि जो सिल्वर का कोरोजन होने के बाद यानी कि जो सिल्वर में ऑक्सीडेशन होने के बाद उसका जो कलर होता है वो कैसा दिखता है। तो सिल्वर में कोटिंग होने के बाद यानी कि ऑक्सीडेशन होने के बाद उसका जो कलर होता है वो ब्लैक हो जाता है और जो कॉपर होता है वो जनरली ग्रीन हो जाता है। तो आप लोग ऐसे देख सकते हैं कि जो कॉपर में है हमारी जो हमारे जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उस पर भी जो कॉपर से बना है, इसलिए उसका जो है थोड़ा थोड़ा ग्रीन ग्रीन लेयर आप देख सकते हैं। तो आप लोग यूट्यूब पे भी सर्च करके देख सकते हैं। शायद ये ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी ही है। सो ऐसा कुछ याद आता है मुझे। तो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी ही शायद है जो कि कोरोजन की वजह से ऐसा हो गया है, तो ग्रीन हो गया है। ओके, सो कोरोजन कॉजेस डैमेज टू कार बॉडीज़। तो कोरोजन भी कार बॉडीज़ को डैमेज कर देता है, यानी कि जो कार होते हैं अगर अब वो आयरन से बने होंगे, हाँ ज़्यादातर कार्स तो होते हैं आयरन से बने होते हैं, पर जो कॉस्टली कार्स होते हैं तो वो कुछ अलग मेटल से बने होते हैं। पर आयरन का जो परसेंटेज होता है उनमें ज़्यादा होता है क्योंकि आयरन एक स्ट्रॉन्ग मेटल होता है। ओके, सो व्हेन आयरन इज मिक्स्ड, मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि आयरन जब मिक्स होता है अदर कोई मेटल्स के साथ वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। पर जो प्योर आयरन होता है यानी कि जो 100% प्योर आयरन होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, यानी कि जो सॉफ्ट होता है। ओके, तो हम लोग इसे इजीली बेंड कर सकते हैं अपने हाथ से। तो इसे इसलिए आयरन के साथ कुछ मिक्स किया जाता है ताकि वो स्ट्रांग बने। और इसे आप इसे याद रखिए कि आयरन जब कुछ चीज़ के साथ यानी कि अदर मेटल्स के साथ जब मिक्स कर जाता है तो बहुत ही स्ट्रांग बन जाता है आयरन। ओके, सो कोरोजन का जिस डैमेज टू कार बॉडीज़ हो गया, ब्रिज भी हो गए। तो ब्रिज पर भी आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोजन की वजह से जो ब्रिज होता है वो ख़राब हो जाता है। ओके, सो वहाँ पर भी क्रैक्स आ जाता है जो कि आयरन रॉड्स पर, उसीलिए जो हमारे जो ब्रिज के साइड पर जो पिलर्स लाइक होते हैं वहाँ वो भी फटने लगते हैं थोड़े थोड़े। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रिज में जो आयरन रॉड्स होते हैं वो कैसे ख़राब हो जाते हैं कोरोजन के वजह से। ओके, अगर ब्रिज में क्रैक आ गया हो और उसमें वाटर चले गए हो आयरन के पास तो ये ब्रिज में क्रैक आ जाते हैं, यानी कि जो आयरन होता है वो भी ख़राब हो जाता है। सो आयरन रेलिंग्स यानी कि जो आयरन बिल्डिंग्स में जो आयरन होता है, यानी कि जो सीढ़ियाँ भी कुछ जो सीढ़ियाँ होते हैं जो जिनमें कि जो कि आयरन से बने होते हैं, और भी जो हमारे घर के जो पिलर्स होते हैं वो भी आयरन से जो बने होते हैं, हमारे छत पर जो होते हैं वहाँ भी आप लोग देख सकते हैं कि जो वो भी कोरोजन की वजह से कैसे ख़राब हो जाते हैं। और शिप्स एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल्स स्पेशली दोज ऑफ आयरन। सो कोरोजन वैसे ही होता है, पर आयरन के ऑब्जेक्ट्स पर ज़्यादा कुछ हो जाता है, ज़्यादा आयरन के ऊपर कोरोजन का जो इफ़ेक्ट वो ज़्यादा कुछ होता है। सो यहाँ पर कोरोजन शिप्स पर भी कुछ इफ़ेक्ट्स कर लेता है। ओके, सो कोरोजन इज़
कोरोजन ऑफ आयरन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम। तो कोरोजन का, आयरन का जो कोरोजन होता है वो अभी आज के जो इस टाइम पर बहुत ही एक सीरियस प्रॉब्लम बन गया है। इसीलिए जो आयरन ब्रिज पर भी जो बहुत खर्चा होते हैं एक साल पर आयरन ब्रिज को रिपेयर करने के लिए, थोड़े थोड़े जो रिपेयरिंग के लिए बहुत कुछ खर्चा पड़ जाता है। ओके, सो एवरी ईयर एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज आयरन। ओके, डैमेज आयरन तो वही होता है कि ब्रिज पर भी जो होते हैं उसको भी रिपेयर करने के लिए, और जो मैंने जैसे बताया था ब्रिज पर और हो गए जो आयरन ऑब्जेक्ट्स जो कि ख़राब हो गए हों उनको भी रिपेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता है हमको जो कोरोजन के लिए। ओके, तो कोरोजन का जो इफ़ेक्ट है वो आयरन पर बहुत ही कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है इस स्टेज के लिए, यानी कि इस समय पर नहीं, बहुत ही प्रॉब्लम है कोरोजन का जो इफ़ेक्ट है आयरन के ऊपर। ओके, so then you will learn more about corrosion in चैप्टर 3। सो हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, यानी कि जो चैप्टर 3 है उसके बारे, कोरोजन के बारे में कुछ ज़्यादा पढ़ लेंगे। सो मैं पढ़ा दूंगा उसको। सो चलिए फिर से हम आगे बढ़ते हैं, जो कि है रैंसिडिटी। ओके, सो रैंसिडिटी क्या होता है? हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ट दैट द फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड इज़ लेफ्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम? तो अब आप लोग एक काम कीजिए, आप लोगों के घर में कुछ होगा, सपोज़ आप लोगों के घर में जो सब्ज़ी बना होगा, आप लोग आज इसे बाहर रख दीजिए, कल सुबह तक या फिर कल इसी समय तक उसे निकाल के लाइए। आप लोग देखेंगे कि उसमें बहुत सारा जो चेंजेस आए होंगे। आइदर उसमें कुछ स्टॉक जो उसका जो वहाँ पर फूड के ऊपर कुछ फॉर्म हो गए होंगे, यानी कि जो ब्रेड पर जैसे मोल्ड आते हैं उसी तरह से हमारे जो फूड पर भी कुछ आ गए होंगे, यानी कि जो कुछ वाइट लेट्स भी आ गए होंगे, और उसका जो टेस्ट होगा और जो स्मेल और ऑर्डर होगा वो बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ होगा। सो व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड, तो क्या होता है कि जो फैट्स जो होता है और ऑयल्स होता है, यानी कि हमारे जो घर में जो होता है, जो फूड होता है, यानी कि जो हम खाते हैं उसमें कई ज़्यादा जो ऑयल होता है, कई ज़्यादा ऑयल होता है और फैट भी होता है। तो स्पेशली जो मीट्स होते हैं या फिर जो चिकन का जो करी होता है, वो जो भी चीज़ होते हैं उसमें ज़्यादा जो फैट होते हैं, जो चीज़ में ज़्यादा फैट होते हैं और ऑयल होते हैं वो ज़्यादा वो थोड़ा ज़्यादा ऑक्सीडाइज हो जाएंगे जल्दी से। ओके, तो यहाँ पर रैंसिडिटी हो जाएगा। तो फूड में जो ऑक्सीडेशन होता है उसे रैंसिडिटी बोलते हैं, और मेटल्स में जो ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। ओके, तो मेटल्स का जो नाम है ऑक्सीडेशन के लिए कोरोजन है, और रैंसिडिटी है फूड के लिए। ओके, सो देन आता है कि व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रैंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस। तो वैसा ही होता है कि जो स्मेल होता है, फूड का जो स्मेल होता है और जो टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है। ओके, देन यूजुअली सब्सटेंसेस व्हिच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। तो यूजुअली जो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं, यूजुअली सब्सटेंसेस तो व्हिच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, यानी उनको एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं। ऑक्सीडेशन यानी कि जो ब्रैकेट में दिया गया है कि एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। तो एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐड किया जाता है फूड में, फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड में ऐड किया जाता है, ताकि वो कुछ दिन और ज़्यादा टिक जाए। ओके, सो इसको प्रिजर्व करने के लिए हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स उसमें डालते हैं जो फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड्स में। ओके, देन कीपिंग फूड इन, यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, कुछ क्या बोल सकते हैं हम इसे, तो हम इसे कुछ सजेशंस बोल सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ सजेशंस दिए गए हैं कि ये एक वाला है कि जो कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स हेल्प्स टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। यहाँ पर एक बोला गया है कि अगर हम फूड को एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो ये भी ऑक्सीडेशन को कम कर देगा। ओके, देन डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूज floss bags, usually floss bags of chips with gas such as nitrogen to prevent the chips from getting oxidized। यानी कि जो चिप्स होता है उसमें कई ज़्यादा ऑयल होता है और फैट भी थोड़े थोड़े होते हैं। सो इसीलिए ताकि जो चिप्स होता है वो बहुत दिन तक टिक जाए, यानी कि बहुत दिन तक प्रिजर्व होकर रहे, ख़राब ना हो, और उसे सही ढंग से सेल किया जा सके और ख़राब ज़्यादा ना हो। इसी वजह से
इसी वजह से जो चिप्स मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो गैस भरते हैं, यानी कि जो नाइट्रोजन गैस होता है पर्टिकुलरली नाइट्रोजन गैस को भरते हैं चिप्स पर, ताकि वो प्रिजर्व करके रख सके जो चिप्स होता है चिप्स को। और दूसरा रीज़न ये जो बुक में नहीं है, बुक में हमारे एग्ज़ाम पर भी नहीं आ सकता है, नहीं आएगा भी, तो ये चीज़ है कि जो चिप्स मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो नाइट्रोजन को देते हैं चिप्स पर, ताकि एक रीज़न है ऑक्सीडेशन को कम करे, यानी कि जो रैंसिडिटी से के वजह से जो फूड होता है वो नष्ट ना हो। दूसरा रीज़न ये होता है कि जो चिप्स होता है वो ज़्यादा बाहर से यानी कि जो होता है ज़्यादा दूर से आने पर जो ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से वो टूट फूट ना जाए और सही सलामत रहे, तो ये रीज़न। ओके, सो ऑक्सीडेशन का जो प्रॉब्लम्स था ये हमारे एवरीडे लाइफ में, और जो इसका जो इफ़ेक्ट था तो हम लोगों ने पढ़ लिया। तो मेटल्स के लिए इसका जो कोरोजन होता है नाम, ऑक्सीडेशन का नाम, मेटल्स के लिए कोरोजन होता है, और फूड के लिए रैंसिडिटी होता है। सो आज के लिए इतना तक। सो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।